Hello students, welcome to the second part of case studies for Companies Act which are issued by ICAI. In the previous class बेटा आपने देखा हमने 15 केस स्टडीज डिस्कस करी थी, 15 ही आज हम और करेंगे। तो देखिए ग्रीन पेपर नाम की एक कंपनी है और ये इन्वॉल्व है टीवी प्रोग्राम वगैरह में। कंपनी को कुछ इन लोगों ने बनाया है 2010 में और लेटर ऑन जो कि वन ऑफ द शेयर होल्डर है वैष्णवी, इन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं वसंत को, अपने कजन को। कंपनी एक लीडिंग टीवी प्रोडक्शन हाउसेस है इन द कंट्री विद द पैसेज ऑफ टाइम और ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की 5 करोड़, जिसमें से 4 करोड़ इक्विटी हैं और 1 करोड़ के नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इनिशियली कंपनी ने 75% इक्विटी शेयर इशू किए थे जो कि सारे के सारे बिक चुके हैं एंड अराउंड 70% इक्विटी शेयर्स जो है 70% के करीब शेयर होल्डर शेयर्स 4 प्रमोटर्स एंड उनके रिश्तेदारों के पास है। 2016 में कंपनी ने 50,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए हैं एज पर द टर्म्स विच वर ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। 8.5% का उसके ऊपर डिविडेंड का रेट है और कंपनी ने रिमेनिंग 1 करोड़ के इक्विटी शेयर वो भी इशू कर दिए हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड 3 रुपए का इक्विटी शेयर पे डिक्लेयर किया है और इट वॉज इंश्योर्ड दैट ओनली द रेजिडुअल प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड to the preference shareholders at the rate of 8.5% were to be utilized for making payment of dividend to the equity shareholder। जिसका मतलब ये हो गया कि पहले हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, उसके बाद इक्विटी को देंगे, बात भी ठीक है। एज द रेजिडुअल प्रॉफिट, समस्या क्या हुई, समस्या नहीं है बल्कि कह रहे हैं रेजिडुअल प्रॉफिट सफिशिएंट थे कि हम 3 रुपए का डिविडेंड इक्विटी शेयर पे दे पाते, जो कि शेयर होल्डर्स ने प्रपोज कर दिया है, अप्रूव कर दिया है रादर। तो यहाँ आप देख रहे हैं सारे प्यारे मैं स्ट्रेट पे पढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि एक ही कंपनी से रिलेटेड है, वरना मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा हमें केस स्टडी थोड़ा सा बेटर हैंडल करने के लिए हर पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन देख लेने चाहिए, लेकिन यहाँ फ्लो में जा रहा क्वेश्चन तो फ्लो में पढ़ लेना चाहिए पूरा। तो कहता है ये एजीएम हुई थी 3 अगस्त 2019 को, यहाँ पे ये डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था और जैसे डिविडेंड डिक्लेयर होता है आप जानते ही हैं कि उसके 5 दिन के अंदर हमें एक सेपरेट अकाउंट में डालने पड़ते हैं। तो कहते हैं ये सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल भी दिए गए हैं। कहते हैं डिविडेंड 15,600 रुपये का अनक्लेम्ड है और क्योंकि 30 दिन के अंदर हमें देना होता है तो नहीं दिया जा सका, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। तो सेक्शन 124 में 7 दिन के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना होता है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। कहते हैं जो डिविडेंड 3 रुपये का डिक्लेयर किया गया है जो कि बैंक में आपने जमा भी करा दिया गया है, कहता बताइए मैक्सिमम कितना समय होता है जिसमें हमें बैंक में जमा करवाना होता है। तो एज आई सेड अंडर सेक्शन 123 5 दिन के भीतर। सो ऑप्शन नंबर बी। तो पूछा ये गया 50,000 के प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए गए हैं, फ्रॉम द 4 ऑप्शंस बताइए विच वुड नॉट हैव फाउंड प्लेस इन द रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड फॉर ऑथराइजिंग द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कहता बताइए इन चारों में से एक तरह से कह लीजिए जो इनकरेक्ट हो। तो कहता अगर आप सारी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन ठीक निकल के आती कि प्रेफरेंस शेयर इज इरिडीमेबल, क्योंकि हम पढ़ते हैं सेक्शन 55 के अंदर सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं और उसका समय होता है 20 बरस के लिए, इंफ्रा कंपनी में 30 साल। तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट नजर आ रही है। तो स्ट्रेट में कहता डिविडेंड देने के बाद 15,600 जो रह गया था जो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हमें डालना है, तो उसका टाइम लिमिट पूछा है। एज आई सेड अंडर सेक्शन 124 7 दिन के भीतर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये भी प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। ये पूछा गया है कि समय बताइए मैक्सिमम टर्म जिसके अंदर हमें ये करना होता है, तो ये डिस्कस मैंने आपसे पहले ही कर दिया था सेक्शन 55 20 साल के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। आप एक कंपनी है, 40% आपकी जो शेयर कैपिटल है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 20% आपकी जो कैपिटल है वो एक कॉरपोरेशन के पास है जो कि स्टेट ओन्ड है। देखिए हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45।
जहां हम कहते हैं 51% शेयर कैपिटल किसके पास हो, सरकार, सेंट्रल हो, स्टेट हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो। लेकिन अगर हम ऑडिट की बात करें, कि जहां तक ऑडिट का सवाल है, हम मान लेते हैं उस कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी अगर 51% पेड अप कैपिटल चाहे वो मिला के किसी स्टेट की कॉरपोरेशन के साथ हो, तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। कहते हैं इस कंपनी के पास पावर है टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंपनी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है किसी और कंपनी के, नॉर्थ साउथ प्राइवेट लिमिटेड के। अलॉन्ग विद दिस एबीजेड के पास 46% कंट्रोल है ईस्ट वेस्ट लिमिटेड का, तो 46% है, तो ये ईस्ट वेस्ट आपकी एसोसिएट कंपनी हो गई। और यहां पे देखिए 40 और 20 अगर हम ऐड कर लें तो 60% शेयर कह सकते हैं सरकार के पास है। कहते हैं स्ट्रक्चर ये है, ईस्ट वेस्ट लिमिटेड इज दैट इट होल्ड्स 56% शेयर्स इन वेंस लिमिटेड। तो एबीजेड की ईस्ट वेस्ट एसोसिएट है और इस एसोसिएट की ये वेंस लिमिटेड क्या होगी, सब्सिडरी होगी, क्योंकि आपके पास मोर देन 50% शेयर्स हैं। कहते हैं इसकी पेड अप कैपिटल है 200 लाख, टर्नओवर है 35 करोड़ वेंस लिमिटेड की। इसके अलावा एबीजेड की, ईस्ट वेस्ट की और एक नॉर्थ साउथ प्राइवेट लिमिटेड, इन सब की हमें कुछ नेटवर्थ, टर्नओवर, पेड अप कैपिटल ब्ला 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 दे रखी है। तो ये कई कंपनियां होगी, देखिए 3 कंपनियां ये होगी और इससे पहले वेंस लिमिटेड के बारे में ये सब कुछ था। तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है। तो यहां तक भी मेरे ख्याल में हमें कोई क्वेश्चन देख लेना चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट पैरा में जाते हैं। तो आपसे पूछा गया आउट ऑफ द अबव मेंशन कंपनीज विच वन विल बी डिफाइंड एज गवर्नमेंट कंपनी। तो एबीजेड, देखिए अगर मैं टेक्निकली कहूं तो ये आंसर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 51% के लिए सरकार के पास इक्विटी होनी चाहिए। वो 51% 60 बन रहा था सरकारी कॉरपोरेशन मिला के, बट जो हमें ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से बेटर जो नजर आती है हमें वही लेनी है। अब नॉर्थ साउथ प्राइवेट लिमिटेड की बात क्यों हो रही है, देखिए हम गवर्नमेंट कंपनी में पढ़ते हैं, अगर 51% सरकार के पास है और उस कंपनी की आगे कोई सब्सिडरी है तो वो भी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। तो यहां पे देखिएगा एबीजेड के पास क्या थी, पावर टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम क्लियरली पढ़ के आते हैं 2 सबसेक्शन 87 में कि कोई और कंपनी सब्सिडरी भी हो सकती है, प्रोवाइडेड आपके पास उनके डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर हो, कम से कम मेजॉरिटी। तो जब आप उसके डायरेक्टर अपॉइंट कर पा रहे हो तो नेचुरल है ये कंपनी आपकी क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। और अगर एबीजेड गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी फर्दर सब्सिडरी भी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। तो इसलिए इन सब में से नेचुरल है ए ऑप्शन ही बेस्ट आंसर निकल के आ रहा था। तो समटाइम्स वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद आंसर्स, तो जो बेस्ट है उसको निकालिए आप। अब ये भी पूछा गया हाउ इज एबीजेड लिमिटेड रिलेटेड विद नॉर्थ साउथ, तो मैंने बता दिया था वो सब्सिडरी है। और ईस्ट वेस्ट वाली तो क्लियर लिखा था 46% वो शेयर्स, तो वहां पे एसोसिएट बन गई, तो इसलिए ये आंसर आ गया सब्सिडरी एंड एसोसिएट। तो 2 क्वेश्चन हमें सीधे सीधे इस पैरे से मिल जाते हैं और मेरे ख्याल में मिलना नहीं चाहिए, इसलिए हम आगे पढ़ लेते हैं, या एक लिमिट्स हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है वेदर द टर्म ऑफ ऑफिस, नहीं ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। कहता है एज पर द रूल्स रेड विद सेक्शन 204, ये डील करता है कि जिन कंपनीज को सीएस अपॉइंट करना पड़ता है सेक्रेटेरियल ऑडिट से रिलेटेड। तो ये लिखा है, कहता है बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेंस लिमिटेड ने अपॉइंट नहीं किया है सीएस। आगे ये बताया गया है कि जो वेंस लिमिटेड है उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है सेक्शन 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 30 जनवरी 2017 को,
जिसके अंदर प्राइस एंड क्वांटिटी हम नहीं बताते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं दी गई थी। कहता है आफ्टर द एंड ऑफ बिडिंग प्रोसेस अमाउंट एंड प्राइस डिटरमिन्ड एंड फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू हुआ और कंपनी वेंस ने सक्सेसफुल कैपिटल रेज कर ली। 2 साल बीतने के बाद 30 जनवरी 2019 को कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की दे रखी है कुछ इस तरह से। प्रमोटर्स जो है वेंस लिमिटेड के, उन्होंने डिसाइड किया बायबैक जिसे हम सेक्शन 68 में पढ़ते हैं कि आप बायबैक कर सकते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन से पावर होती है 10% तक की, स्पेशल रेजोल्यूशन से होती है 25% की, और 1 साल में आप बायबैक मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल ही कर सकते हैं। और बायबैक आप कहाँ से करेंगे? आप फ्री रिजर्व में से कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर सकते हैं। तो ये सारी लिमिट्स हमें देखनी पड़ती हैं, और डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से एक्सीड ना हो ये भी हमें देखना होता है। तो काफ़ी कुछ ये लिमिट्स हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। सो कहता वन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेंस लिमिटेड ने कहा कि आपका बायबैक सही नहीं है एंड क्वेश्चन द प्रोसेस। कहता ऑडिटर है कंपनी का मिस्टर लव। तो ये एक इंडिविजुअल ऑडिटर हो गया, और आप जानते हैं इंडिविजुअल ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। अगर आप लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो लिमिट्स में आ जाती है। लव एंड लिव ये नॉर्थ एंड साउथ प्राइवेट लिमिटेड के भी ऑडिटर हैं, और कहते हैं ये ऑडिट कर रहे हैं 31 मार्च 2015 से। तो बात हो रही है यहाँ नॉर्थ साउथ की अलग से कंपनी की। तो आफ्टर कहता अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं 2019 के, तो 2019 तक देखिए 4 साल बनते हैं यहाँ पे। They are expressing their unwillingness to continue as auditor of the said company and want to retire after the expiry of term. तो after the expiry of term means 1 साल के बाद वो रिटायर होना चाहते हैं, और कंपनी ने अपनी कंसेंट दे दी है। तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आइए तीसरे पे चलते हैं। आपसे पूछा गया टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ये मिस्टर लव वाला जो ऑडिटर है 139(2) के मुताबिक। कहता क्या उसका टर्म पीरियड एक्सपायर हो गया है? तो क्योंकि ये जो कंपनी थी नॉर्थ साउथ वाली, देखिए ध्यान से प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आप देखें कि 5 साल का टेन्योर का लिमिट लगेगा या नहीं, तो हमें उसके लिए उसकी लिमिट्स देखनी पड़ती हैं। तो पेड अप कैपिटल उसके लिए 50 करोड़ की लिमिट होती है। साथ में अगर आपकी बोरिंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लिमिट है 50 करोड़ की, तो यहाँ देख रहे हैं 55 करोड़ है। तो ये प्रेस्क्राइब्ड कंपनी में आ गई, तो 5 साल का टेन्योर रहेगा। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से क्या उनका टेन्योर खत्म हो गया? तो नहीं, हम यही कहेंगे कि 5 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। बोरिंग्स वाली यहाँ लिमिट लग गई। देन अगर आप 5वां क्वेश्चन देखें तो वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे, तो क्लियरली सेक्शन 32 में रेड हेरिंग आ गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग है, तो ये एक इसका आंसर भी कह लीजिए इसका इशू रहेगा प्रॉबेबली, क्योंकि इसका आंसर देखते हैं तो आप ए ऑप्शन दे रखी है बायबैक वाली। आपसे पूछा गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो बायबैक हम कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लिमिट्स जब लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आती है रादर देन ए। तो क्योंकि आप बायबैक, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से, क्योंकि हमें क्या देखना है, एक तो देखिए 25% वाली लिमिट लगा दीजिए, डेट इक्विटी रेशियो लगा दीजिए 2:1, राइट। और तीसरा है हमें ये भी देखना होता है कि हमारे पास फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम ये 20 लाख के अवेलेबल थे, तो बायबैक तो उसी में से करेंगे आप। तो जब वो ज़्यादा है ही नहीं तो बायबैक कैसे कर पाओगे? तो ये ऑप्शन बेटर निकल के आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा आंसर का एक इशू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये एक पब्लिक कंपनी है, इसके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है कि कंपनी गारंटी दे सकती है अगर लोन दिया जाता है कंपनी की सब्सिडरी या एसोसिएट को, बट आर्टिकल्स हैज नॉट डेलीगेटेड दिस पावर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिजर्व्स द पावर विद मेंबर्स। लेकिन पावर मेंबर की है, ना कि डायरेक्टर की। अब कंपनी के डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया गारंटी देने का अगर लोन लिया है एसोसिएट ने, लेकिन ये पावर मेंबर के पास है। तो यही कंपनी फर्दर एक्सपेंशन करना चाहती है और थोड़ी प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है सेक्शन 42 की, और सीलिंग लिमिट जो एक्ट में दे रखी है सेक्शन 42 में 50 है, लेकिन एज पर रूल्स 200 की लिमिट हम
ले सकते हैं, तो ये पूछा गया है। तो 120 इन्वेस्टर्स के बारे में बात की गई है, तो ऑब्वियसली आप उनको इशू कर सकते हैं। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि प्रोस्पेक्टस जारी किया जाएगा और प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करवा दिया गया है आरओसी के पास ऑन 10 जनवरी 2020 को। और एक अंडरराइटर भी हायर किया गया है। अंडरराइटर देखिए सेकंड पैरा प्राइवेट प्लेसमेंट पे था, ये थोड़ी फर्दर कैपिटल की बात हो रही है उसके अलावा भी। तो अंडरराइटर को 4% कमीशन देने की बात है। चलिए अगला पैरा भी देख लेते हैं, छोटा सा ही लग रहा है। मिस्टर आलोक जो कि एक इन्वेस्टर है, उसको नॉलेज है इंटरनल इरेगुलरिटी का। देखिए हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिससे प्रोटेक्शन मिलती है आउटसाइडर को, लेकिन आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है अगर आपको इंटरनल इरेगुलरिटी का पता हो। इसे इस डिफेक्ट के बारे में पता था, राइट, तो इसलिए उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, तो मैंने कहा था एज पर रूल्स 200 हो सकते हैं, लेकिन एक्ट के मुताबिक सेक्शन 42 में 50 की लिमिट है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको 200 की लिमिट 50, देखिए ये लिखा है 50, ये लिखा है 50, ये लिखा है 50। तो स्टूडेंट ये भी सोच सकता है 200 की लिमिट होनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है वो। तो आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो आप एक तरह से ही लेके चलिए, उन्होंने ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एक्ट के मुताबिक लिमिट दे दी है। 50 की लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अंदर होती है, लेकिन उस लिमिट में हम एक्सक्लूड कर देते हैं QIB को एंड एम्प्लॉयज़ जिसको आप ESOP इशू करते हैं। तो ये ऑप्शन परफेक्ट है क्योंकि हम एक्सक्लूड करते हैं। बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो जैसे देखिए इंक्लूडिंग लिखा है, राइट। पूछा गया क्या बोर्ड का रेजोल्यूशन सही है जब आपने गारंटी दी है। ऑब्वियसली वो सही नहीं है क्योंकि मेंबर की पावर थी, तो इसलिए हम कहेंगे वो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है। क्योंकि देखिए ऑप्शन वॉइड भी लिखा है, वॉइडेबल भी लिखा है, तो वॉइड एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से हमें डाउट में जरूर क्रिएट कर देते हैं क्योंकि ये स्टेट बैंक का आंसर हमें सेक्शन से नहीं मिलता, तो थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना होगा, इसलिए मैंने थोड़ा ये स्टार भी लगा दिया है। क्या मिस्टर आलोक को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि उनको इरेगुलरिटी के बारे में पता है। प्रोस्पेक्टस कितने दिन तक वैलिड होता है, तो ये आप क्लियरली सेक्शन 26 में पढ़ के आते हैं। 90 डेज जिस दिन आपने उसकी रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास करवा दी है, ऑप्शन सी। अंडरराइटिंग कमीशन हम दे सकते हैं एज पर सेक्शन 40 सब सेक्शन 6 रेड विद रूल्स 5% और हायर एज पर आर्टिकल्स, सो इसलिए 5% इन केस ऑफ शेयर्स के रूप में। 19th क्वेश्चन, ये जो कंपनी है कई मेटल्स वगैरह में डील कर रही है, कंपनी लॉसेस में चल रही है, कैपिटल की समस्या हुई पड़ी है, डिविडेंड देना चाहते हैं, आप रिजर्व में से दे सकते हैं। लिमिट होती है वो आपको पता होगा कि रिजर्व में से दे रहे हैं तो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉल आप कर सकते हैं 10% कैपिटल प्लस रिजर्व्स का, और बैलेंस बच जाना चाहिए रिजर्व्स में 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो कहता है क्योंकि लिमिट है डिविडेंड देने पे, कंपनी ने तय किया कि हम फुली पेड बोनस शेयर, बिल्कुल आप बोनस शेयर फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं। कंपनी हैज़ बोरोड मनीज एंड द चार्ज वॉज क्रिएटेड, तो ये एक अलग से पैरा हमें दिख रहा है, चलिए आप पढ़ देते हैं, देखी जाएगी। तो आपने एक चार्ज क्रिएट किया है 2/11/19 को लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है 1/12/19 तक। देखिए आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए सेक्शन 77 के अंदर। हम ये पढ़ते हैं तो 2/11 से लेके 1/12 तक, तो आपके 30 दिन हो जाते हैं। नहीं करवाए तो कोई बात नहीं, एडिशनल फीस देके फर्दर 30 दिन का एक्सटेंशन आरओसी से आपको मिल जाता है। फर्दर 30 दिन में भी ना करो तो फर्दर आरओसी से 60 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है, प्रोवाइडेड आपने एड वॉलरम फीस पे की हो। सो एनुअल रिपोर्ट कहता है कंपनी की डिटेल्स हैं उसके अंदर, बियॉन्ड द लीगल रिक्वायरमेंट्स कहता लेटेस्ट EGM होती है इसकी 30 अगस्त 2019 को, ठीक है जी। मीटिंग होगी तो उसके मिनट्स बनते हैं, तो चेयरपर्सन साहब चाहते हैं कुछ स्टेटमेंट उसमें से हटा दी जाए क्योंकि वो डेफामेटरी है। तो देखिए हम पढ़ते हैं मिनट बुक सेक्शन 118 के अंदर चेयरमैन की पावर होती है इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की एनी मैटर, तो डेफामेटरी मैटर आप हटा सकते हैं बिल्कुल। आइए पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज द डेट जिस दिन कंपनी को एनुअल रिटर्न आप पढ़ते हैं सेक्शन 92 में,
और एनुअल रिटर्न हमें फाइल करनी होती है विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम। तो एजीएम हुई है 30 अगस्त को, तो 60 दिन है, सितंबर के 30 हो जाएंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर के 30 और ले लीजिए, तो और अच्छा 30 अगस्त है, तो अगस्त का महीना ध्यान दीजिए 31 का होता है, तो एक दिन अगस्त का भी आ गया, सितंबर के 30 हो गए, एंड अक्टूबर के आप 29 ले लीजिए, तो 29 अक्टूबर तक आप फाइल कर सकते हैं। कहता बताइए किस में से बोनस शेयर नहीं जारी किया जा सकता। हम फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर में दे सकते हैं, लेकिन हाँ रिवैल्यूएशन में से रिजर्व क्रेडिट होता, हम उसमें से नहीं दे सकते। सेक्शन 63 पूछा गया है इनमें से कौन सी वैलिड कंडीशन नहीं है। तो देखिए आर्टिकल्स के हिसाब से बोनस शेयर होता है, फुली पेड अप होता है, इन लिeu ऑफ डिविडेंड नहीं होता, और बोनस शेयर के लिए चाहिए होता ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये ऑप्शन स्पेशल रेजोल्यूशन ये गलत हो गई। अब बारी आती है एक्सक्लूजन ऑफ मैटर्स फ्रॉम द मिनट्स। तो ये चेयरपर्सन की पावर होती है इंक्लूड और एक्सक्लूड करने की। सो क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज। मिस्टर पुरुषोत्तम एक ग्रेजुएट हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट चला रहे हैं एज सोल प्रोप्राइटर कंसर्न। अब लेकिन अब वो बिजनेस को कॉर्पोरेटाइज कंपनी बनाना देना चाहते हैं ताकि उनका कंट्रोल रहे उसके ऊपर। तो ये थे मिस्टर पुरुषोत्तम प्रसाद। अगला पैरा भी उन्हीं के ऊपर है। तो वो अपने एक मित्र चिन्मय से मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट कॉर्पोरेट व्यक्ति है। दोनों के आपस में बातचीत होती है, और बातचीत ये होती है कि सोल प्रोप्राइटर को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, और ओपीसी के बारे में बात होती है। मिस्टर प्रसाद को लगता है ओपीसी सही रहेगा, तो उन्होंने एक ओपीसी बना ली जिसका नाम लिखा कैसा हैंग आउट प्राइवेट लिमिटेड। 14 सितंबर 2019 को बनाई है, जिसके अंदर वो सारा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर का आ गया और वो सोल मेंबर बन गए, और उन्होंने अपने छोटे बेटे मिस्टर विजय को नॉमिनी भी अपॉइंट कर दिया है। अब बात हो रही है मिस्टर आनंद, कोई और व्यक्ति है जो कि एक फेमस फूड ब्लॉगर है, और वो डायरेक्टर बन जाते हैं इस ओपीसी में, साथ में मिस्टर प्रसाद भी। मिस्टर विजय जो उनका बेटा था, उनके बारे में अगला पैरा है कि वेंट अब्रॉड फॉर सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन 23 अक्टूबर 2019। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि ओपीसी का मेंबर और नॉमिनी जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। तो ही केम बैक ऑन 1 मार्च 2020। ही एस्टैब्लिश्ड अ फोटो स्टूडियो एज एन ओपीसी। इसने भी एक अपनी ओपीसी बना ली, ब्लैक क्लिक प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उसने अपने पिताजी को नॉमिनी बना दिया। मतलब पहले पिताजी ने एक ओपीसी बनाई, मेंबर है वो, बेटा नॉमिनी है, और नॉमिनी ने खुद एक ओपीसी बना दी, वो उसका मेंबर है। तो हम यही पढ़ते हैं मेंबर कहीं और मेंबर नहीं हो सकता, नॉमिनी कहीं और नॉमिनी नहीं हो सकता, लेकिन मेंबर किसी और कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। इन द मीन टाइम मिस्टर विजय ऑल्सो गेव हिज कंसेंट एज नॉमिनी टू अनदर ओपीसी, जो कि उनके बड़े भाई की है, शंकर की है। ये गलत हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी नॉमिनी हैं तो आप फर्दर नहीं बन सकते हैं। प्रसाद जी का एक्सीडेंट होता 25 मार्च को, तो क्योंकि मेंबर नहीं रहे तो नॉमिनी जो है मेंबर बन जाएगा, और 180 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि उनका बेटा जो विजय था वो ऑलरेडी क्या है, एक ओपीसी बना के बैठा, तो उसको चूज करना होगा कोई एक कंपनी। तो विजय ने कैसा हैंग आउट का चार्ज ले लिया 29 मार्च। तो यहाँ डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। शंकर को उसने नया नॉमिनी अपॉइंट कर दिया। तो नया नॉमिनी आपको 15 दिन में अपॉइंट करना होता है, तो ये डेट बिल्कुल ठीक है। और उसने अपनी रिटर्न कंसेंट दे दी। साथ में एक कैसा हैंग आउट में आप ऑब्जेक्ट क्लोज में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, और आप उसमें कहना चाहते हैं कि कंपनी काम करेगी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि एक रिस्ट्रेंट है ओपीसी के ऊपर, आप ये काम नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को क्लोज होता है। तो कहता ओपीसी की कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है उसके अंदर। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है अगर आप ओपीसी हैं। और कहता है स्टेटमेंट साइन करी गई हैं बाय मिस्टर आनंद हु लेफ्ट एज ओनली डायरेक्टर आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर प्रसाद। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली
अगर कंपनी में एक डायरेक्टर है ओपीसी सेक्शन 134 तो वो साइन करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा ये गया है जो मिस्टर विजय एंड मिस्टर शंकर जो नॉमिनी बने हैं कैसा है हैंगआउट के, क्योंकि पहले विजय था, बाप की मौत के बाद मेंबर के बाद शंकर बना दिया गया है। कहता बताइए इनमें से हु इज एलिजिबल टू बी नॉमिनी टू ओपीसी। तो देखिए आप नेचुरल पर्सन भी होने चाहिए, आप रेजिडेंट भी होने चाहिए, भारतीय सिटीजन भी होने चाहिए, आप माइनर नहीं होने चाहिए। 4 कंडीशन होती हैं, तो ऑप्शन डी में दिख रही है परफेक्ट आंसर। कहता जो शंकर अब नया नॉमिनी बना कैसा हैंगआउट का, अगर वो विड्रॉ करना चाहता है अपना नॉमिनेशन तो ऑब्वियसली उसे नोटिस देना होगा मेंबर को भी एंड कंपनी को भी, कंपनी प्लस जो मेंबर है उसको नोटिस आपको देना पड़ता है। कहता अगर हम नॉमिनी बदलना चाहते हैं कैसा हैंगआउट का, अ नोटिस शैल बी गिवन टू आरओसी बाय ओपीसी, बिल्कुल ठीक है। फॉर्म नंबर INC 4 विद रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनी INC 3 फ्रॉम शंकर विद इन, तो ये टाइम पीरियड है 30 डेज फ्रॉम विड्रॉल बिकॉज ही विल बिकम मेंबर ऑफ कंसेंट, बिकॉज ही विल बिकम मेंबर। देखिए कैसा हैंगआउट का जो नॉमिनी था वो मेंबर बन गया विजय, क्यों बन गया, क्योंकि मेंबर की मौत हो गई। तो तीस दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अब आप नॉमिनी नहीं रहे, आपको कंसेंट अपनी देनी होगी। इसके बाद विद रेफरेंस टू लीगल पोजीशन ऑफ मिस्टर विजय एज मेंबर या मेंबर्स एंड नॉमिनी टू वेरियस ऑफिसेज, बोलता बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो ऑब्वियसली एक ओपीसी में आप मेंबर हो सकते हैं और मेंबर होने के बावजूद आप एक ही ओपीसी में नॉमिनी भी हो सकते हैं। और ये आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में साइनिंग की बात हो तो ऑब्वियसली एक डायरेक्टर को साइन करना होता है, सेक्शन नंबर 134। और क्या आप इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट किसी और में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर एक रिस्ट्रेंट होती है ओपीसी, आप ये काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21, ये माइकल साहब CFO हैं और सचिन साहब CS हैं और ये इस प्राइवेट लिमिटेड में है। टर्नओवर कंपनी की 600 करोड़ है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स हैं 250 करोड़ के। ड्यूरिंग द ईयर 2019 कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है और ऑब्वियसली इसके लिए पैसे चाहिए होंगे और कुछ मशीनें लेना चाहती है केन्या से। तो पैसों के बारे में बात ये होती है कि जो कंपनी को 25 करोड़ रुपए मिल जाएंगे फ्रॉम मान लेनी, जो कि वाइफ मीन्स रिश्तेदार हो गई प्रमोटर की, प्रमोटर डायरेक्टर्स, और ये आप उससे पैसे ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। लेकिन हम पढ़ के आते हैं ये रूल नंबर 2 के अंदर कि अगर कि हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे अगर आपने पैसा लिया है डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार से और प्रोवाइडेड उन्होंने डिक्लेरेशन दी है कि ये पैसा उन्होंने फर्दर बोरिंग में से आगे नहीं दिया है। आपने बैंक को भी अप्रोच किया है और बैंक आपको 50 करोड़ का टर्म लोन देने जा रहा है 6 साल के लिए, क्योंकि आपने मशीनें वगैरह खरीदनी है और इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी टोटलिंग 25 करोड़ अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड, आप ये सिक्योरिटी वगैरह दे रहे हैं 50 करोड़ का लोन उठाने के लिए। अलॉन्ग विद इसके साथ में ही एडिशनल अमाउंट 50 करोड़ का और सैंक्शन हुआ वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए द सिक्योरिटी कवर वाज फ्लोटिंग चार्ज, कंपनी के बुक डेट्स इन्वेंट्री के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज यहाँ दिया जा रहा है। फर्दर 75 करोड़ का एक लोन और लिया जा रहा है 6 साल के लिए, मशीनरी वगैरह जो आपने खरीदनी है, और यहाँ ये लोन है फॉर द सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है जितेंद्र प्राइवेट लिमिटेड। और कहता है ये जो लोन लिया गया है ये मिल जाता है ओवरसीज, हिंदुस्तान के बाहर, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की नैरोबी केन्या में ब्रांच है। CFO एंड CS टुगेदर कोऑर्डिनेट किया उन्होंने इसके लिए कि जो बैंक से आप लोन ले रहे हैं सिक्योरिटी चार्ज रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए,
कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का मणिपाल में है, 180 मेंबर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आउट ऑफ द कंपनीज 180 मेंबर्स, 20 मेंबर्स हु आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर रिजाइड इन मैंगलोरू अ नियर बाय सिटी। तो देखिए 180 का 20 जो होता है मोर देन 10% हो जाता है। दीज मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया कि रजिस्टर ऑफ मेंबर मणिपाल की बजाय मैंगलोरू में रखा जाए। तो हम यही पढ़ के आते हैं कि रजिस्टर ऑफ मेंबर आप रख सकते हैं कहीं और जगह पे भी, प्रोवाइडेड मोर देन 10% ऑफ मेंबर्स कंसेंट करें, साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन उसके लिए पास होना चाहिए। बोर्ड ने अप्रूव किया है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू न्यू मेंबर्स कि उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाला जाए। मैसर्स सुरेश कंपनी के ऑडिटर हैं, एजीए में अपॉइंट हुए हैं, 2018 में अपॉइंट हुए हैं, और वो क्योंकि 5 साल का टेन्योर होता है तो अगले 5 साल तक रहेंगे। हाउएवर ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ बिल्कुल नेक्स्ट ईयर, कहता है नो रेटिफिकेशन रेजोल्यूशन। देखिए ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, उसको हर साल बार बार रेटिफाई नहीं करना होता, तो कहता है आपने ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं किया तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आइए क्वेश्चंस देखें। कहते हैं इन कनेक्शन विद द लोन फ्रॉम मालिनी शेट्टी, जो कि प्रमोटर डायरेक्टर की वाइफ थी, द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू इंश्योर, तो उसे इंश्योर ये करना है कि वो जो पैसा है वो बोरिंग में से ना हो, ये आपने डिस्क्लोज करना है। तो बस यही लिखा है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, देखिए जो 50 करोड़ का आपको एक एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोन ले रहे थे, जिसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ था, कहता फ्लोटिंग चार्ज इन जनरल इज क्रिएटेड बाय वे ऑफ, जब हम चार्जेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 16, तो हम कहते हैं हाइपोथिकेशन, लियन एंड इंक्लूड्स व्हाट, मोर्टगेज। तो ऑब्वियसली हाइपोथिकेशन और लियन इज द बेस्ट आंसर। कहते हैं इन कनेक्शन विद लोन, जो आपने केन्या ओवरसीज ब्रांच से लिया था, तो वहाँ पे अपनी सब्सिडरी वगैरह जो एसेट्स आप ले रहे थे, वहाँ प्रॉपर्टीज़ जो केन्या में है उसको गिरवी रखते हुए, तो जब आपने इस चार्जेस की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, सेक्शन 77 रेड विद रूल्स जो हम पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक सर्टिफिकेट साइन करवा के फाइल करना होता है। और वो सर्टिफिकेट कौन फाइल करेगा, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर कंपनी का कॉमन सील है तो उसके अंदर आप ये सर्टिफाई करवाएंगे, या डायरेक्टर, या फिर ऑल्सो अंडर द हैंड ऑफ सम अदर पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मोर्टगेज और चार्ज। तो ये आंसर हम उसके अंदर पढ़ के आते हैं। कोई और भी आदमी हो सकता है जिसका उस मोर्टगेज या चार्ज के अंदर क्या हो, इंटरेस्ट हो, क्योंकि यहाँ सी ऑप्शन में देखिए ओनली डायरेक्टर लिखा है, ये आंसर सही नहीं है, तो ये भी ओनली है, सही नहीं है। और यहाँ लिख दिया हु शैल नॉट बी इंटरेस्टेड, तो रादर वर्ड ये है हु शैल बी इंटरेस्टेड, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन कनेक्शन विद रजिस्टर ऑफ मेंबर, क्या हम वो मणिपाल की बजाय मैंगलोरू रख सकते हैं, तो यस, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा अगर मोर देन 10% ऑफ मेंबर्स वहाँ पे हों। देन है 2 नए शेयर होल्डर आए थे, देखिए, तो उनको आपने शेयर्स दिए हैं, लौट दिए हैं। तो सेक्शन 88 में जहाँ हम रजिस्टर ऑफ मेंबर पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं उसके अंदर एंट्री आपको डालनी पड़ती है विद इन 7 days ऑफ अलॉटमेंट, तो 7 दिन इज द परफेक्ट आंसर, सेक्शन 88। देन ऑडिटर के बारे में बात कर रहा है कि वो रेटिफिकेशन वाला क्या हर साल करवानी होगी, तो हर साल कोई रेटिफिकेशन आपको नहीं करवानी होती। क्वेश्चन नंबर 22, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को नाम की कंपनी है, कहता मीटिंग होती है मई 2019 को, कुछ 2 एजेंडा हैं जो कि एजीएम से रिलेटेड हैं, जो कि एजीएम होनी है 30 सितंबर 2019 को। फर्स्ट एजेंडा वो था कि ऑथेंटिकेट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करना है सेक्शन 134 के मुताबिक, एंड सेकंड था डिविडेंड डिक्लेयर करने से रिलेटेड। कहता ऑल्दो द फर्स्ट आइटम इन द एजेंडा डिड नॉट टेक मच टाइम कि साइन करने वाला, लेकिन सेकंड एजेंडा वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मिस एस जो कि एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्रपोज किया कि कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है तो डिविडेंड देने में दिक्कत आएगी। हाउएवर बाकी डायरेक्टर्स चाहते हैं कि लास्ट ईयर का रेट ऑफ डिविडेंड 5% था, वो मेंटेन होना चाहिए और इस साल भी दे देना चाहिए ताकि शेयर होल्डर खुश रहें, लेकिन हमें लीगल प्रोविजंस का कंप्लायंस करना है, 123 का कंप्लायंस करना है। तो देखिए प्रॉफिट तो है नहीं, तो हम रिजर्व में से दे सकते हैं, लेकिन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पिछले
3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। अनदर एक डायरेक्टर है मिस्टर आर, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारे पास काफ़ी रीवैल्यूएशन से फ़ायदा हुआ, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व इस्तेमाल नहीं होते हैं डिविडेंड के लिए। फाइनली चेयरपर्सन कम एमडी मिस्टर आर ने इंटरफेयर किया और सजेस्ट किया कि प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट में कि अगर प्रॉफिट वगैरह ना हो तो दे सकते हैं। ऑब्वियसली पास्ट रिजर्व्स में से जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो आपने ट्रांसफर टू रिजर्व किया, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे उसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में उन्होंने बात करी है। तो ये सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन पढ़ा गया, लिंक में था एक कंपनी से रिलेटेड। तो अब आपसे पूछा गया, ऑन द डिस्कशन इन बोर्ड मीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सोर्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो हम डिविडेंड दे सकते हैं प्रॉफिट्स इस साल के या पिछले सालों के, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्री रिजर्व वगैरह में से बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन परफेक्ट है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। देन जो मिस एस थी कि डिविडेंड हम नहीं दे सकते, सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जा सकता, कोई और सोर्स नहीं हो सकता, क्या आप उसके साथ कंप्लीटली एग्री करते हैं या पार्टली एग्री करते हैं? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें से डी सही लगेगी, क्योंकि देखिए पार्टली एग्री करेंगे मिस एस, क्योंकि वो कह रही हैं सिर्फ प्रॉफिट में से। तो ठीक है, प्रॉफिट में से आप कह रहे हो, लेकिन रिजर्व भी हो सकते हैं, गारंटी बाय गवर्नमेंट भी हो सकती है, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स बट ऑल्सो मनी गारंटेड बाय गवर्नमेंट इन पर्सन्स ऑफ गारंटी गिवन बाय देम और आउट ऑफ मनी अवेलेबल इन फ्री रिजर्व्स। तो यही हम सोर्सेज पढ़ते हैं सेक्शन 123 में, इसलिए परफेक्ट ऑप्शन। आगे पूछा गया, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। रीवैल्यूएशन वाला करके आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, तो सी ऑप्शन। और कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व में से कितना डिविडेंड दे सकते हैं, पिछले 3 साल के डिविडेंड का एवरेज रेट से ज़्यादा ना हो, शैल नॉट एक्सीड द एवरेज पिछले 3 साल का। अगेन वही प्रॉफिट नहीं है, रिजर्व से रिलेटेड आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछी गई है कि आप जो पैसा विड्रॉ करेंगे मैक्सिमम 10% कर सकते हैं, किस चीज़ का, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का। तो ये लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 23, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी के वर हैविंग देयर बोर्ड मीटिंग ऑन 10th July 2020 डिस्पाइट द कोविड-19 पेंडेमिक की जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहे, रिलेटिंग क्वार्टर के प्रॉफिट अच्छा रहा चाहे कोविड आ गया, क्योंकि कंपनी सैनिटाइजर मास्क बेचती है भैया, ये तो लूटेंगे ही, तो प्रॉफिट तो अच्छा आएगा ही। कंपनी का शेयर प्राइस भी मार्केट में काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। विद दीज फेवरेबल एस्पेक्ट्स मिस्टर संजय जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने इंटरिम डिविडेंड प्रपोज किया है, तो कि 10% देना चाहिए। एंड द सोर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं आप, देखिए पिछले सालों के प्रॉफिट में से, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इंटरिम डिविडेंड है उसमें से, और एक तीसरा सोर्स होता है अगर आप इंटरिम डिविडेंड नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं बिफोर EGM, तो उस साल के भी जिस दिन डिविडेंड दे रहे हैं इंटरिम, उसके पिछले क्वार्टर तक के प्रॉफिट में से आप दे सकते हैं। तो ये 3 सोर्सेज पक्का याद रखें। तो यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के और आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड इन फाइनेंशियल ईयर 20-21 फ्रॉम क्वार्टर नंबर 1 उसमें से दे दिया जाए। तो ठीक है, गलत आपने नहीं लिखा है। मिस ज्योति एक जो डायरेक्टर है, उनका कंसर्न है क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं इस समय या EGM का इंतज़ार करें। मिस्टर संजय ने क्लैरिफाई किया कि हम इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर एंड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ EGM। बिल्कुल ठीक बताया है ये चीज़ सेक्शन 123 के हिसाब से। सिंस EGM वॉज प्रपोज टू बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2020, द कंपनी कैन ईजिली पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। एक डायरेक्टर और हैं मिस शारदा, तो सेड डेट द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 19-20 अप्रूव हो चुके हैं एंड ऑथेंटिकेट भी हो चुके हैं। टू दिस मिस्टर संजय कन्विंस्ड ऑल द डायरेक्टर्स सिंस EGM इज नॉट हेल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20, इट इज इम्प्लाइड दैट द एनुअल अकाउंट्स
were not yet adopted by the shareholders and hence there was still some scope for paying interim dividend out of the profits of financial year 19-20। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस, आइए पहला देखते हैं। Based on the recommendations of Mr. Sanjay, one of the directors, which of the following is correct with regard to sources out of interim dividend? तो इसमें से जो हमें ऑप्शन नजर आ रही हैं बिल्कुल ठीक है। एक तो पिछला फाइनेंशियल ईयर 19-20 और ये पहला क्वार्टर इस साल का, आप उसमें से दे सकते हैं। गोइंग बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस, अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है 10 जुलाई को, तो आपने 5 दिन के अंदर अंदर देखिए सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना होता है, और वो 5 दिन जब हम काउंट करते हैं, जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसको नहीं लेते हैं, तो अगले 5 दिन लेके चलेंगे तो 15 जुलाई आंसर बनता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो आंसर्स हमें दे रखे हैं वो 14 जुलाई लिखा हुआ, तो डैट मीन्स आपने 10 जुलाई ऐड कर लिया, वो दिन ऐड नहीं करते, तो ये मेरे हिसाब से आंसर गलत है, तो इसलिए बी ऑप्शन। कहता बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है विद रिगार्ड टू रेटिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखिए इंटरिम डिविडेंड नो डाउट बोर्ड की पावर है डिक्लेयर करने की, लेकिन आप इसे रेटिफाई करवाते हैं, जो नेक्स्ट ईजीएम में होनी है, मेंबर्स उसे अप्रूव कर देते हैं। कहता अगर लॉसेस हो रही हो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो हम उसमें यही कहते हैं कि इंटरिम डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट के एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। By what date should the interim dividend declared in the meeting held on 10 जुलाई be paid to the members? 30 दिन में देना होता है, जुलाई का महीना 31 का होता है, तो 10 तारीख को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, जुलाई के हो गई 21, अगले अगस्त के 9 दिन डालिए तो 9 अगस्त इज द आंसर। लेकिन वही काउंटिंग वाली यहाँ पे दिक्कत दिख रही है, तो इंस्टीट्यूट ने आंसर यहाँ पे ए दिया है, जो कि बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि वर्ड जो फ्रॉम आता है आप जीसीए में भी पढ़ के आते हैं, हम ये पढ़ाते हैं फ्रॉम है तो वो वाला दिन हमें एक्सक्लूड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, VXN स्टील्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, 100% आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोरापत इन द स्टेट ऑफ ओडिशा में है, आपकी पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है। कंपनी डिसाइडेड टू मेक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप करना चाहते हैं, इक्विपमेंट लैंड वगैरह खरीदना चाहते हैं। कंपनी ने बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच किया है ताकि उनसे लोन वगैरह मिल सके और जो भी नेसेसरी सिक्योरिटी देनी है दी जा सके, और उससे रिलेटेड आपको चार्ज भी क्रिएट करना पड़ेगा। कंपनी बनी है अप्रैल 2019 में, और CS साहब को कुछ दिक्कत है कि कैसे क्या किया जाए, कहीं कोई पेनल्टी वगैरह ना लग जाए, तो थोड़ी सी चार्जेस की रजिस्ट्रेशन सेक्शन 77 के ऊपर हमें ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है। लोन एग्रीमेंट साइन होता है देखिए 14 मई 2019 को, एंड द डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग चार्जेस वर फाइल्ड ऑन 24 जून। हमें 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, तो देखिए 14 मई है, तो मई होता है आपका 31 का महीना, तो देखिए मई के हो गए 17 दिन, जून के 13 ले लीजिए 30 दिन, तो आप 24 जून को करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एडिशनल फीस ROC से 30 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो आपसे पूछा गया भाई इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। कहता बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जब आप फिक्स एसेट मॉर्गेज कर रहे हो चार्जेस क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कंपनी को चार्जेस तो क्रिएट करवाना होता है जब भी आप कोई टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सिंपल आंसर पॉइंट नंबर ए। देन 13 जून वाला आंसर, इन द गिवन केस सिनारियो by which date creation of charges should have been filed at the first place। फर्स्ट प्लेस में 13 जून वाला जो आंसर मैंने आपको दिया था, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट प्लेस में वो है, वरना एक्सटेंशन के हिसाब से है, राइट। अगले में द कंपनी हैज क्रिएटेड फ्लोटिंग चार्ज फॉर द एसेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और आपने एसेट्स मॉर्गेज किए हैं, नेमली इक्विपमेंट लैंड एंड टूल्स। देखिए जब आप एक डेफिनेट स्पेसिफिक एसेट के ऊपर सिक्योरिटी देते हैं तो उसे हम कहते हैं फिक्स चार्ज, तो ये फिक्स चार्ज हैज टू बी क्रिएटेड। कहता अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई देन कैन, जो क्रेडिटर है डेट मीन्स बैंक, सेक्शन 78 में हम पढ़ के आते हैं, यस अगर कंपनी नहीं करवाती तो वो चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं 30 दिन के भीतर अगर कंपनी ना करवाए 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन माइनिंग लिमिटेड पेड अप कैपिटल बता रखी है,
डिबेंचर आपने इशू किए हुए हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो रजिस्टर तो कंपनी को मेंटेन करने पड़ते ही हैं मेंबर के, डिबेंचर होल्डर के, सेक्शन 88। तो इन्होंने एक कंबाइंड रजिस्टर मेंटेन कर दिया। ये गलत है क्योंकि हम 88 में पढ़ते हैं सेपरेट रजिस्टर आपको मेंटेन करने होते हैं। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है एंड हेंस देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर क्लोजिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर। यस, कि आप रजिस्टर को क्लोज करने पड़ते हैं, और द कंपनी हैज़ क्लोज इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर बाय गिविंग अ मिनिमम ऑफ 10 डेज नोटिस। तो उसका नोटिस भी देना होता है। साल में 45 दिन आप क्लोज कर सकते हैं, लगातार 30 दिन के लिए आप क्लोज कर सकते हैं। It was observed that at least 80% of total members were residing in New Delhi. Hence the company decided कि रजिस्टर ऑफ मेंबर वहाँ रख दी जाए। तो ऑब्वियसली कहीं और आप रख सकते हैं अगर मोर देन 10% मेंबर्स रहते हैं, पर एंड SR आपको उसके लिए पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे OR पास करें, ये गलत है। और द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वॉज विद इन 10 days ऑफ द अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो देखिए, आपको जो नोटिस वगैरह देना पड़ता है, एंट्री करनी पड़ती है, 7 दिन में करनी पड़ती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई। यस, आप क्लोज कर सकते हैं लेकिन आपको 7 दिन का नोटिस देना होगा। 10 डेज वाला वो गलत है। देन व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में बी क्लोज। तो हम क्लोज कर सकते हैं 45 दिन साल में, लगातार वन टाइम 30 दिन के लिए, ऑप्शन डी। तो ये है, अगर आप न्यू दिल्ली में रजिस्टर रखना चाहते हैं तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत होगी, ऑप्शन बी। और ये है कि वो सेपरेट रजिस्टर, यस, आपको सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, मेंबर के भी, डिबेंचर होल्डर के भी। और जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री डाल रहे थे 10 दिन के भीतर, वो गलत है क्योंकि आपको एंट्री 7 डेज के अंदर ही डालनी होती है। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, कैपिटल है 200 करोड़ की, इक्विटी शेयर्स हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल ये इस तरह का काम करती है। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो मेमोरेंडम की है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और कंपनी को अपनी इंक्रीज करनी थी शेयर कैपिटल, अकॉर्डिंगली कंपनी ने EGM बुलाई है कि मेंबर्स की अप्रूवल ली जाए, क्योंकि आप कैपिटल क्लॉज की ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है, सेक्शन 61 रेड विद सेक्शन 64। कंपनी ने 27 अगस्त को EGM बुलाई है, और जब आप EGM बुलाते हैं तो कहता नोटिस तो आप देंगे, तो EGM 27 अगस्त 2020 को बुलानी है, उससे रिलेटेड नोटिस से रिलेटेड। द प्रपोज डेट फॉर सेंडिंग द नोटिस वुड बी 5 अगस्त। देखिए, हम कहते हैं 21 क्लियर दिन, 5 अगस्त को आप नोटिस देंगे और 27 की EGM में गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन सेक्शन 20 के हिसाब से हम लेके चलते हैं कि अगर आप पोस्ट से नोटिस भेजते हैं तो उसमें लगेंगे। तो यहाँ शॉर्टफॉल हमें दिख रहा है, लेकिन नोटिस आगे कहता है हम ईमेल से भेज देंगे, तो ये परफेक्ट है। फिर ये 21 दिन क्लियर डेज यहाँ बन रहे हैं, और वो 2 डेज एक्स्ट्रा हमारे ईमेल से नहीं लगेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा। नोटिस वुड बी गिवन टू एवरी मेंबर, देना पड़ता है इन द एजेंडा, क्योंकि सिर्फ एक ही आइटम थी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास करना था उसको। तो कहता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये गलत है। हम सेक्शन 102 के अंदर पढ़ के आते हैं, EGM में जितने भी काम होते हैं वो सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं, और स्पेशल बिजनेस के लिए देखिए आपको 100% एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगा के देनी पड़ती है नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ। इन आर्टिकल नंबर 34 ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इट वॉज प्रोवाइडेड कि हम कम कर सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द नोटिस। देखिए, नोटिस होता है 21 क्लियर दिन का, तो आप आर्टिकल से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है ओवर द आर्टिकल, सेक्शन 6 ये कहता है। सो आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन अच्छा है, स्टार है। विद रिगार्ड टू द कंटेंशन ऑफ द कंपनी इन फिक्सिंग द डेट ऑफ नोटिस ऑफ 5 अगस्त फॉर 27 अगस्त वाली मीटिंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैंने कहा था ये करेक्ट है, अगर आप नोटिस कैसे भेजते हैं, ईमेल से, वरना गलत हो जाता। देन with regard to contention of the company with respect to mode of notice to be sent as attachment to the mail, which of the statement is correct। तो बिल्कुल ठीक है, आप टेक्स्ट के रूप में भेज सकते हैं,
आप URL या अटैचमेंट के रूप में बिल्कुल आप उसे भेज सकते हैं। तो एक ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। देन नोटिस किसको दिया जाता है? सिंपल मैं कहता हूं, सेक्शन नंबर 101 में कोड की मैडली, M फॉर मेंबर, E फॉर ऑडिटर, D फॉर डायरेक्टर, L फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई डिजीज्ड हो या इंसॉल्वेंट हो तो ऑफिशियल रिसीवर या साइनिंग के लीजिए। तो ये परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है। As per the company, since ordinary resolution is to be passed, there is no need for explanatory statement। ये गलत है, हमने पहले कह दिया था कि EGM में सारे काम स्पेशल बिजनेस होते हैं तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या आप एग्री करेंगे कंपनी की कंटेंशन जो कि ऊपर पॉइंट नंबर ई में दिया गया था कि हम लेंथ नोटिस की कम करना चाहते हैं बाय आर्टिकल्स। देखिए, शॉर्ट नोटिस कर सकते हैं, उसके लिए हम सेक्शन 101 में पढ़ के आते हैं। EGM के लिए 95% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होती है जिनके पास वोटिंग राइट हो, एंड इन नंबर भी मोर देन 50% की। तो हम कहेंगे ये आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि आप आर्टिकल से इसे चेंज नहीं कर सकते। 27th क्वेश्चन, दोहरा कंपनी जो है ये कहता है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टू जॉइंट कंपनीज इन द कंट्री नेम्ड आटा स्टील एंड B&T लिमिटेड। पेड अप कैपिटल वगैरह बताई गई है और नंबर ऑफ मेंबर्स बताए गए हैं 8500, आउट ऑफ विच मेजॉरिटी शेयर्स 80% के करीब शेयर्स इन दो कंपनियों के पास है। 8500 टोटल मेंबर्स हैं। कंपनी की EGM होनी थी 29 मई 2019 को सुबह 11 बजे। तो देखिए ये बात कर रहा है कॉरम की, सेक्शन 103। तो देखिए जब मेंबर्स 5000 से ज़्यादा होते हैं तो कॉरम होता है 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, उसमें हम प्रॉक्सी नहीं लेते। अब कहता है 11 बजे की मीटिंग है, आधा घंटा हम वेट जरूर करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिस्टर ए जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं कंपनी के, ऑब्वियसली इनको हम इंक्लूड करेंगे, मिस्टर बी को भी करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव B&T के हैं। एक ये C हो गया, D हो गया, E हो गया, प्रॉक्सी को हम नहीं लेंगे, G हो गया, H हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है 7 लोग आ रहे हैं जबकि हमें 30 लोग चाहिए, तो यहाँ पे वैलिड कॉरम नहीं है। अनदर 25 मेंबर कहता आ जाएंगे लेकिन वो आधे घंटे के बाद, 11 बजे की मीटिंग थी, सॉरी आधा घंटा वेट किया जाता, तो ये ठीक नहीं है। CS ने मीटिंग स्टार्ट कर दी 11 बजे जब सिर्फ 5 लोग ही पर्सनली प्रेजेंट थे अदर देन रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हम उसको कॉरम में लेके चलते हैं तो हम 7 कहेंगे। लेकिन चेयरमैन ने कहा थोड़ा स्लो चलिए क्योंकि 25 लोग रास्ते में हैं, वो आ जाएंगे, बट ये ठीक नहीं है, यहाँ पे मीटिंग अर्जेंट होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली जब बाकी मेंबर्स आ गए, मेन एजेंडा डिस्कस हुआ। ऑडिटर ने जो प्रेजेंट था वहाँ पे 11:55 पे उसने ऑब्जेक्शन किया कि ये ठीक नहीं है, मीटिंग अर्जेंट होनी चाहिए, कि ये मीटिंग जो है उसने कहा ये 29 जून को अर्जेंट हो जानी चाहिए। देखिए मीटिंग हो रही है 29 मई को, जब मीटिंग अर्जेंट होती है ड्यू टू वांट ऑफ कॉरम वो अगले हफ्ते के लिए होती है या जो बोर्ड डिसाइड करे। तो ऑडिटर का ये कहना अगले महीने हो जाए तो ये भी सही नहीं है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन विद रिगार्ड टू कॉरम। तो कॉरम हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें यहाँ पे 30 लोग चाहिए थे। द करेक्ट कॉरम वॉज नॉट असर्टेन्ड एज देयर वर ओनली 7 मेंबर्स प्रेजेंट। 30 चाहिए थे, 7 हैं, ये हमने ऊपर लिख भी दिया था, तो ये ऑप्शन सही है। क्या प्रेजेंस ऑफ मिस्टर एफ जो था वो प्रॉक्सी था, तो प्रॉक्सी काउंट नहीं होता कॉरम के अंदर। इज द ऑब्जेक्शन ऑफ ऑडिटर करेक्ट, कि उसने कहा कि मीटिंग अर्जेंट होनी चाहिए। यस, उसका ये कहना कि अर्जेंट होनी चाहिए वो सही है, बट वो करेक्ट नहीं अबाउट अर्जेंटमेंट, उस मामले में वो गलत था। तो ये कहना किसी का कि आप मेंबर्स रास्ते में थोड़ा स्लो चाहिए, क्या ये सही है? नो, ऐसा लॉ में नहीं लिखा कि आप स्लो चलिए कि मेंबर पहुंच जाएंगे। आपने आधा घंटा वेट करना, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 28। तो ये कंपनी है, लिस्टेड है, EGM होती है 30 सितंबर को, रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है, गुवाहाटी में होती है, और कंपनी वोटिंग के लिए न्यू मोड ऑफ वोटिंग के लिए जा रही है, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जिसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 108 कि या तो आप के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं या आपके 1000 मेंबर होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप वोटिंग करवा सकते हैं। कंपनी ने नोटिस भेज दिए हैं सभी को, और ये बताया गया है कि ई वोटिंग रिमेन ओपन रहेगी 2 दिन के लिए, और मीटिंग से 1 दिन पहले 4 बजे बंद हो जाएगी। ये गलत है क्योंकि ई वोटिंग में आपको कम से कम 3 दिन का टाइम देना होता है, और मीटिंग से 1 दिन पहले शाम को 5 बजे क्लोज होती है, तो ये गलत है।
Then further the company decided to publish a public notice by way of advertisement in the newspaper. Obviously इस सेक्शन में आपको दो अखबारों में भी पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. मीटिंग सक्सेसफुली कंडक्ट होती है और जो रिजल्ट्स आते हैं डिक्लेयर किए जाते हैं अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ स्क्रूटनाइजर ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी. ये इस कंपनी की वेबसाइट है उसके ऊपर भी चढ़ाया जाता है और जो डिपॉजिटरी या जिसे हम एजेंसी कहते हैं उसकी वेबसाइट पे भी लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी उसे डाला जाता है. व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन विद रिगार्ड टू द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग? तो मैंने कहा था कम से कम 3 दिन एंड 5 बजे. दैट इज द आंसर. और रिगार्डिंग पुटिंग अप ऑफ द रिजल्ट्स तो ये स्टार क्वेश्चन में कहूँगा तो 3 जगह मैंने कहा था आपको. कंपनी की वेबसाइट हो तो वहाँ पे, एजेंसी जिसका मतलब है डिपॉजिटरी, और आप लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज की भी वेबसाइट. 3. विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग अबाउट द फैसिलिटी फॉर, ऑब्वियसली नोटिस में आप ई वोटिंग के बारे में सब कुछ आप बताते हैं. कहता है विच शुड बी एडेड टू द नोटिस. तो देखिए द नोटिस शैल ऑल्सो प्रोवाइड एट द फैसिलिटी है आपको वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से और बैलेट से और पोलिंग पेपर शैल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल एट द मीटिंग. वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है और अगर आपने ई वोटिंग नहीं की वहाँ आके आप वोट कर सकते हैं. तो ये चीज़ सही है, सी ऑप्शन. बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट विल वेस्ट द टाइम. और ये न्यूज़पेपर पब्लिशमेंट मैंने कहा था ऑब्वियसली आप उससे भी नोटिस भेजते हैं. 21 दिन का होता है तो 2 अखबारों में आप भेजते हैं तो 21 डेज वाला सही ऑप्शन है क्योंकि यहाँ बाकी में डेज थे ये गलत दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 29. पर्पल लिमिटेड जो है आप एक पब्लिक कंपनी है और आप लिस्ट करवाने की प्रोसेस में है तो पब्लिक इशू के लिए आपको लिस्टिंग सेक्शन 40 में अप्लाई करना होता है. मैनी मीटिंग्स बोर्ड की होती हैं इससे रिलेटेड. एक मेंबर है कंपनी के ज्योति निरंजन जो खुश नहीं है डिसीजंस ऑफ कंपनी कि काफ़ी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रही है कि काम कुम ठीक नहीं हो रहा तो वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं मिनट बुक की. तो ये सेक्शन नंबर 119 से लग गया. मेंबर का राइट होता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स उसको ये हक मिलना चाहिए कम से कम 2 घंटे. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कंपनी आर्टिकल से लगा सकती है और अगर वो मिनट बुक की कॉपी वगैरह लेना चाहता है तो उसे 7 दिन में मिल भी जानी चाहिए जिसके ऊपर फीस होती है 10 रुपये की. सॉफ्ट कॉपी के ऊपर कोई फीस नहीं होती. तो उसने कंपनी को अप्रोच किया 27 अगस्त 2020 को एंड रिक्वेस्टेड CS को कि मुझे परमिशन दी जाए 2 बजे मिनट बुक को देखने की. लेकिन CS ने कहा कि आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी जो कि गलत है. उसने बेचारे ने एप्लीकेशन भी दी और साथ में फ़ीस भी दी. उन्होंने फ़ीस मांग ली 100 रुपये पर पेज. गलत है, 10 रुपये से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं. और कंपनी ने कहा सॉफ्ट कॉपी के लगेंगे 50 पैसे 50 रुपये. ये भी गलत है. सॉफ्ट कॉपी पिछले 3 साल के मिनट बुक आपको फ्री में देने होते हैं. बेचारे ने 10 दिन का इंतज़ार भी किया गया तो ही वॉज इन्फॉर्म कि आर्टिकल्स में लिखा है भाई 14 दिन से पहले नहीं हम देंगे. गलत है, आपको ये पहले प्रोवाइड करनी होती है 7 दिन के भीतर. तो फाइनली उसे कॉपीज़ वगैरह मिलती हैं लेकिन उससे पैसे ले लिए गए हैं. और उसने देखा हम 118 में पढ़ के आते हैं मिनट बुक के हर पेज के ऊपर चेयरमैन साइन करेगा और लास्ट पेज के ऊपर डेट भी होनी चाहिए. तो उसने देखा कि 2 पेजेस ऐसे थे जहाँ पे कोई साइन नहीं किए गए थे बल्कि वहाँ पे साइन चेयरमैन की बजाय जनरल मैनेजर ने किए हुए थे. तो जनरल मैनेजर साइन नहीं कर सकता. तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब वो CS के पास जाता है 27 अगस्त को कि 2 बजे मुझे इंस्पेक्शन का दिया जाए लेकिन उसे मना कर दिया जाता है और वो फिर कॉपीज़ वगैरह लेना चाहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. तो जैसे मैंने बताया था बिजनेस आवर्स में कोई भी मेंबर का हक होता है, बिना कोई फीस नहीं लगती इंस्पेक्शन पे और आर्टिकल से आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और 2 घंटे आपको ये राइट देना होता है. तो अब अगला गया फीस वाला. तो फीस मैंने बताया था 10 रुपये से ऊपर नहीं हो सकती और सॉफ्ट कॉपी के ऊपर कोई फीस नहीं लगती है. थर्ड क्वेश्चन कि बेचारे ने 10 दिन का इंतज़ार किया कॉपीज़ वगैरह लेने के लिए. नहीं, टाइम है 7 दिन का. तो ऑप्शन नंबर सी. फोर्थ क्वेश्चन ये वो साइनिंग वाला आ गया कि 2 पेजेस जो थे वो साइन नहीं किए थे चेयरमैन ने, किसी जनरल मैनेजर ने कर रखे थे. वो गलत है. तो सिर्फ ये चेयरमैन के द्वारा ही साइन होने चाहिए और चेयरमैन अवेलेबल ना हो तो डायरेक्टर ऑथराइज्ड वो साइन कर सकता है. कंपनी फॉलोड अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग द मिनट्स विद इन 2 वीक्स ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग. देखिए 118 में आपको मिनट बुक में एंट्री डालनी होती है 30 दिन के भीतर.
तो 4 हफ्ते कह लीजिए, तो कंपनी 2 हफ्ते में काम करिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। तो इसके साथ हम लास्ट केस स्टडी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। आप जो एक कंपनी है, प्राइवेट है, रजिस्टर्ड ऑफिस देहरादून में है, ब्रांचेस भी हैं आपकी, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसकी डेफिनेशन आप अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में पढ़ के आते हैं, जिसके अंदर आ जाता है रिसीट एक्सपेंडिचर कह लीजिए, एसेट लायबिलिटी, सेल परचेज ऑफ गुड सर्विसेज, आइटम्स ऑफ कॉस्ट शीट। और 128 के मुताबिक आपको डबल एंट्री एक्रूअल बेसिस पे बुक्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। और आपकी ब्रांचेस हैं तो ब्रांच अपने यहाँ रखेंगी, लेकिन आपको पीरियोडिकल समराइज्ड रिटर्न्स भेजेंगी, और हिंदुस्तान के बाहर है तो क्वार्टरली रिटर्न्स ब्रांचेस को रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजनी पड़ती हैं। और डायरेक्टर का हक भी होता है इंस्पेक्शन का। और ब्रांच से रिलेटेड अगर ब्रांच हिंदुस्तान के बाहर है तो उसको इंस्पेक्शन का हक नहीं होता डायरेक्टर को, उसको कॉपीज अवेलेबल करवा दी जाती हैं। तो Board of Directors of the company had entrusted Miss Priyanka, the GM of the company, to fulfill all the duty कि ये बुक्स ऑफ कंप्लाइंस किया जाए, कि जो मेंटेन करनी होती है 128 के अंदर, ये बुक्स वगैरह रखने की जिम्मेवारी MD होती है, WTD इंचार्ज ऑफ फाइनेंस होती है, CFO होती है, और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। तो ये मिस प्रियंका एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड यस ड्यूटी दी जा सकती है। तो आपसे पूछा गया बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड के बारे में, तो जैसे मैंने डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में चार चीज़ें बताई थी, ऑप्शन नंबर सी में आ रही हैं। सेकंड क्वेश्चन कि आप अपनी जो बुक्स हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाहते हैं, तो बोर्ड की पावर होती है, लेकिन इसके लिए ROC को आपको 7 दिन का प्रायर नोटिस देना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन कि ये हिंदुस्तान के बाहर की जो आपकी कोलंबो ब्रांच थी, उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर इंस्पेक्शन करना चाहता था, तो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ले सकता है खुद, लेकिन जैसे क्वेश्चन में था वो अपना अटॉर्नी मींस एजेंट के द्वारा इंस्पेक्शन करना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देन 128 में बुक्स आप मेंटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं आने वाले 8 साल के लिए, तो अगर 19-20 है तो 8 साल अगले ऐड कर लीजिए, तो नेचुरल है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रखने हैं, नेक्स्ट 8 ईयर्स ऐड करेंगे, ऑप्शन आ जाएगी आपकी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो प्रियंका को ऑथराइज किया है कि वो बुक्स वगैरह प्रिजर्व करें, तो मैंने 4 चीज़ें बता दी थी, अफसर, MD, WTD, CFO या एनी पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड। तो इसके साथ ये केस स्टडी समाप्त होती हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, गुड लक।